हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे गंगा नदी तंत्र। इसके पहले की क्लास में हमने जहाँ तक देखा था गंगा नदी तंत्र, उसमें सिर्फ हमने समझा था कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, वो जो है यूपी में या फिर कितने किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और उससे ब्रह्मपुत्रा नदी जब अटैच्ड होती है तो कौन से डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। अभी हमें देखना है कि गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि जब गंगा नदी उसमें गोमुख से निकलती है, उत्तराखंड के गोमुख से, इस तरीके से जब वो पहाड़ों तक तो बहती है, ऋषिकेश तक जो गंगा है वो मैदानों में प्रवेश करती है हरिद्वार में। हरिद्वार से जब गंगा मैदानों में प्रवेश करती है तो वहां पर इसकी उत्तर की तरफ से, ये जो है गंगा के उत्तर की तरफ से जितनी भी ऊपर से नदियां आकर मिलेंगी, वो ऊपर की तरफ से जो मिलेंगी उसको कहेंगे कि गंगा के उत्तर की तरफ की सहायक नदियां, और जो नदियां नीचे की तरफ से मिलेंगी उसको कहेंगे कि गंगा की दक्षिण की तरफ से सहायक नदियां। तो जब ये हरिद्वार से आकर मैदानों में प्रवेश करती है गंगा, तो उसके बाद यहाँ से हरिद्वार से ही जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके से यूपी के बिजनौर से उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है, तो जब उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है तो यूपी में सबसे पहले इसमें उत्तर की तरफ से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। इस तरीके से गंगा की कई सहायक नदियां हमने आपको नदी तंत्र में ही बता दिया था कि गंगा की ढेर सारी सहायक नदियां हैं, जैसे रामगंगा, घाघरा नदी, कोशी नदी, गोमती नदी, ये सभी जो है गंगा के उत्तर की तरफ से सहायक नदियां बनती हैं। उसी क्रम में हम देखेंगे एक एक नदियों की विशेषताएं कि कौन सी नदी है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछता है, लेकिन यहाँ से आपकी नदी से भी प्रश्न बनने की संभावना 100% बन जाती है। तो इस तरीके से जो गंगा नदी तंत्र है, ये जो रामगंगा नदी तंत्र है, ये गंगा की उत्तर की तरफ से आने वाली सबसे पहली नदी है। गंगा में उत्तर की तरफ से जब मैदानों में यानी कि यूपी में गंगा की सबसे पहली सहायक नदी बनती है रामगंगा। तो रामगंगा नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से इसका उद्गम होता है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से होता है और ये नदी जो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से जब इस नदी का उद्गम होता है तो यहाँ से ये निकलते हुए जब आगे बढ़ती है तो ठीक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर मौजूद है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ये दो भागों में काटते हुए आकर के यूपी के कन्नौज में गंगा की सहायक बन जाती है। ये इधर से आ रही है गंगा और यहाँ पर रामगंगा नदी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलते हुए जब आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड में ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को उत्तराखंड में दो भागों में विभक्त करती है। इस तरीके से इसके बीचों बीच से होकर बहती है और आकर के उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में गंगा की सहायक बन जाती है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, चूंकि गंगा रामगंगा नदी जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को दो भागों में बांट रही है, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ठीक बीचों बीच से होकर ये बह रही है, तो जाहिर सी बात है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी प्रश्न बनने की संभावना 100% बन जाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है। मतलब भारत का सबसे पहला बाघ पार्क यानी कि टाइगर पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही भारत का पहला बाघ पार्क है। यह भारत का पहला पार्क है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है और इसी राष्ट्रीय पार्क में सबसे पहले बाघ का संरक्षण किया गया था। इसलिए यहाँ से ये सबसे पहला पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है भारत का। और बाघ के क्षेत्र में पूछा जाए तो सबसे पहले बाघ का संरक्षण भी इसी पार्क में किया गया था, इसलिए बाघ अभ्यारण्य जो है ये सबसे पहला है भारत का। इसकी स्थापना 1936 में होती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में होती है। जब इस पार्क की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। जब इस पार्क की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। वर्तमान में इसका नाम, सबसे पहले तो इसका नाम हैली नेशनल पार्क पड़ा 1936 में। जब 1936 के बाद 1958-57 के टाइम का पीरियड आया तो उस समय इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। उसके बाद वर्तमान में इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से होकर गुजरती, इसलिए इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। आगे है कि यहाँ से आया है बाघ अभ्यारण्य, तो बाघ से प्रश्न बन सकता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं।
भारत का जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है वो कैलाश सांगला को कहते हैं। कैलाश सांगला टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। तो यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया जाए। तो उसके पहले ही 1972 में एक सम्मेलन हुआ था स्कॉटलैंड में। स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। वो सम्मेलन 1972 में हुआ था। तो उस सम्मेलन में इंदिरा गांधी गई हुई थी और वहीं पर इंदिरा गांधी जो है इस सम्मेलन से प्रभावित हुई और उन्होंने भारत में 1972 में ये सम्मेलन में गई थी, जिसमें कि इन्होंने 1973 में भारत आने के बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया। 5 से 7 जून 1972 को इंदिरा गांधी स्टॉकहोम सम्मेलन से प्रेरित होकर इसकी शुरुआत किया था। जो ये सम्मेलन हुआ था वो यूएनईपी के थ्रू सम्मेलन हुआ था, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यहाँ से ये पूछ सकता है कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है। फिर उसके बाद जो पर्यावरण संरक्षण है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1972 में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 1973 में। आगे है, इतनी बातें तो थी रामगंगा से। रामगंगा नदी जो है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। उसके बाद रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड में स्थित एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको ये 2 भागों में विभक्त करती है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। फिर उसके बाद वर्तमान में इसका नाम रामगंगा कर दिया गया है, लेकिन हैली नेशनल पार्क के बाद इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया था। लेकिन हाल फिलहाल में साल 2 साल के अंदर इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे है कि जो रामगंगा नदी है वो गंगा की सहायक बनती है यूपी के कन्नौज में। और ये जो रामगंगा नदी है वो गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में सबसे पहली सहायक नदी मानी गई है। मतलब सबसे पहले उत्तर प्रदेश में उत्तर के तरफ से आकर गंगा की सहायक बनने वाली सबसे पहली नदी है रामगंगा। नेक्स्ट है घाघरा नदी। घाघरा नदी, इसका यहाँ से देखिए गंगा नदी तंत्र है। इस तरीके से जब गंगा आगे आ रही थी तो रामगंगा आके मिलती है यूपी के कन्नौज में। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। फिर जब गंगा रामगंगा का भी पानी लेकर आगे बढ़ती है तो वहां से ऊपर से एक नदी आती है घाघरा नदी, जिसका दूसरा नाम है सरयू नदी। ये जो है गंगा की छपरा में सहायक बनती है। तो जो घाघरा नदी है या फिर सरयू नदी है, इसका उद्गम मामचा हिमनद नेपाल से हुआ है। नेपाल में एक हिमनद है जिसका नाम है मामचा हिमनद। नेपाल से इसका उद्गम हुआ है घाघरा नदी का। और ये नदी जो है जब निकलती है नेपाल से तो नेपाल से होते हुए फिर ये आकर बिहार के छपरा में गंगा की सहायक बन जाती है। फिर गंगा जो है रामगंगा के साथ साथ घाघरा नदी का भी पानी लेते हुए आगे की ओर प्रवेश करती हैं। अयोध्या सरयू नदी, ये इसी को बोलते हैं घाघरा नदी का ही दूसरा नाम है सरयू नदी। तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है कोसी नदी। इस तरीके से जब गंगा नदी आगे बढ़ रही थी तो यहाँ पर हमने देखा कि रामगंगा आकर गंगा की सहायक बनती है ऊपर की तरफ से। उसके बाद फिर गंगा की सहायक बनती है घाघरा या फिर सरयू नदी, जिसके किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। तो अयोध्या अभी बहुत ही ज्यादा चर्चे में है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है या फिर घाघरा नदी या फिर सरयू नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। इस तरीके से जो घाघरा नदी है वो छपरा में आकर गंगा की सहायक बनती है। इन दोनों के बीच में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी भी जो है गंगा की सहायक है और ये जाकर कैथी में, गाजीपुर के कैथी में गंगा की सहायक बनती है। फिर यहाँ से जो घाघरा नदी है इसका पानी लेकर जब गंगा आगे बढ़ती है तो एक नदी है कोशी नदी। नेपाल के तराई क्षेत्रों से कोशी नदी का उद्गम हुआ है। और जब इस नदी का उद्गम होता है तो उस समय ये नदी जो है 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। इस तरीके से जो आपकी कोशी नदी है वो 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कोशी नदी कितनी धाराओं से मिलकर बनी है, तो 7 धाराओं से। या फिर इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका कि उद्गम 7 धाराओं के मिलने से हुआ है। यहाँ पर कोसी नदी का उद्गम जो है 7 धाराओं के मिलने से हुआ है इस तरीके से। और इसको जो है
जब तक ये नेपाल में बहती है इसको अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर ये बिहार में प्रवेश करती है। जब ये बिहार में प्रवेश करती है कोसी नदी, तो बहुत ही ज़्यादा अपना मार्ग जो है बदलती रहती है। इस तरीके से अपना मार्ग बदलने के कारण बिहार के जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा बाढ़ जो है इसी नदी की वजह से आती है। बारिश के मौसमों में जब इस तरीके से टर्न ले लेके खूब ज़्यादा ही जिग जैग की तरह मार्ग बदलती है, तो बिहार के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ इसी नदी की वजह से आता है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये नदी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है। विश्व में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी जानी जाती है। इसलिए विश्व का सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी पूछे तो कोसी नदी। कोसी नदी को जिगजैग नदी भी कहते हैं। इतनी ज़्यादा ये अपने मार्ग को बदलती है कि कोसी नदी को जिगजैग नदी भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो कोसी नदी है फिर उसके बाद जा करके आगे बढ़ती है और फिर गंगा की सहायक बन जाती है और गंगा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से जितनी भी इम्पोर्टेंट गंगा की उत्तर की तरफ से सहायक नदियाँ थी वो हम सब देख चुके हैं। यहाँ पे जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं उन नदियों में हमने क्या क्या देखा था। इस तरीके से जब गंगा है यहाँ से निकलती हैं गोमुख से, उत्तराखंड के गोमुख से जब गंगा निकलती है इस तरीके से यहाँ पर, तो उसके पहले जितने भी प्रयाग थे, प्रयाग हम पिछले क्लास तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पर रामगंगा, फिर आकर मिलती है घाघरा गोमती, फिर उसके बाद घाघरा नदी आकर मिलती है, घाघरा या फिर सरयू नदी जिसके किनारे जो शहर बसा हुआ है, अयोध्या शहर बसा हुआ है। घाघरा की एक सहायक नदियां है जो कि जिसका नाम है राप्ती नदी। राप्ती नदी जहाँ पर घाघरा से मिलती है वहां पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है देवरिया। देवरिया गोरखपुर शहर जो है वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और राप्ती नदी जाकर के घाघरा की सहायक बन जाती है। फिर इस तरीके से जब गंगा आगे बढ़ती है तो कोसी नदी आकर गंगा की सहायक बनती है, कोसी। फिर इस तरीके से गंगा आगे जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो इसकी मुख्य धारा है वो चली जाती है इस तरफ बंगाल की तरफ और दूसरी जो है इधर आ जाती है। इस तरीके से गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन इसके पहले ये तो उत्तर की तरफ से गंगा की सहायक बन रही थी। अभी है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और इस तरीके से आते हुए जा करके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जाकर के गंगा की सहायक बन जाती है यमुना नदी। यमुना नदी जब गंगा की सहायक बनती है तो ये जो है दक्षिण की तरफ से गंगा की सहायक बनती है। इसके पहले हमने जितनी भी नदियां देखा है वो उत्तर की तरफ से गंगा की सहायक बन रही थी, जबकि जो यमुना है वो दक्षिण की तरफ से गंगा की सहायक बन रही है। एक नदी है सोन नदी, एक और नदी है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और यह जो है जाकर गंगा की सहायक बनती है दक्षिण की तरफ से। तो दो नदियां गंगा की दक्षिण की तरफ से सहायक बनती है, यमुना नदी और सोन नदी, और उत्तर की तरफ से सहायक बनती है उत्तर प्रदेश में सबसे पहली नदी जिसका नाम है रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, उसके बाद कोसी नदी, और घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। इतनी बातें थी हमें गंगा नदी तंत्र से, जो भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट था, जैसे नेशनल पार्क मैंने यहीं पे बता दिया। फिर उसके बाद जो सरयू नदी है वो कहाँ से निकल रही है और इसके किनारे कौन सा महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कोसी नदी को कौन सी नदी ऐसी है जो उसको बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे थोड़ा बहुत प्रश्न को घुमाने का प्रयास करेगा तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ऑप्शन में ये भी रह सकता है, तो हमारा ऑप्शन का जवाब होना चाहिए नेपाल के तराई क्षेत्रों से कोसी नदी का उद्गम होता है और कोसी नदी को नेपाल में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बातें थी कोसी नदी से। तो यहाँ से हमारा जो गंगा नदी तंत्र के उत्तर की तरफ से मिल रही थी वो कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र, क्योंकि यमुना नदी तंत्र जो है वो दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है भारत की, इसलिए इसको भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, 3 पहाड़ों की तरफ से आकर इसकी सहायक बनती हैं और 4 जो है मध्य प्रदेश की तरफ से, चंबल, केन, बेतवा और सिंध जो है इसकी सहायक बनती है। तो गंगा
नदी तंत्र कंप्लीट करके हम जब यमुना नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि गिरि आसंटोन्स जो है पहाड़ों के तरफ से निकलकर यमुना की सहायक बनती है, और चंबल केन बेतवा सिंध पहाड़ों जो निचली है मध्य प्रदेश का एरिया है वहां से जाकर यमुना की सहायक बनती है, और फिर यमुना इन सभी का पानी ले जाकर के गंगा की सहायक बनाती है। इतनी बातें थी गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियों से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यमुना नदी तंत्र के साथ।